ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में क्या सब पढ़ेंगे तो त्रिभुज के रिलेटेड टर्म्स, उसके गुण और उससे संबंधित थ्योरम या प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि ज्यामिति में यूज होगा, क्वेश्चन में जहाँ पे भी उपयोग होगा उसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ट्रायंगल और त्रिभुज। और ये जो लेक्चर है ये मुख्य रूप से क्लास 6 to 8 और 9, 10 जो बीपीएससी टीआरई के लिए है उसके लिए भी है, जनरल कंपटीशन के लिए भी है, और जनरल जो भी लोग ट्रायंगल के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी है। जो ट्रायंगल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये प्रयास किया गया है कि जो भी टर्म है शब्द है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं और इससे सीखेंगे भी, और इससे हम जहाँ तक संभव हो लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि त्रिभुज बेसिक कंसेप्ट्स और मूल अवधारणाएं। बेसिक कंसेप्ट और मूल अवधारणाएं करने का मतलब क्या क्या मुख्य बातें उसके बारे में हमको जानना है, इससे जुड़ा हुआ क्या क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए, सबसे पहला आता बात है कि जब भी चीज़ है ट्रायंगल के बारे में जानने की बात है तो ट्रायंगल क्या है ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है कि एक आकृति दिखाई गई है। आकृति में यहाँ देख रहे हैं क्या है, 3 सरल रेखाखंड है। क्या है, 3 सरल रेखाखंड है, एक AB है, एक BC है और एक CA है। ठीक है, तो और यह जो आकृति है वह तीनों जगह से बंद है, सब तरफ से क्या है, बंद है, 3 रेखाखंड से बंद है। यानी कि हमको दिख रहा है कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो 3 सरल रेखाखंडों से बंद होती है। क्या होती है, 3 सरल रेखाखंडों से बंद होती है। और एक और चीज़ है, ये जो दिख रहा है जैसा कि एक ही तल में है, यानी कि त्रिभुज वैसी ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज क्या है, वैसी ज्यामितीय आकृति है जो 3 सरल रेखाखंडों से घिरी होती है, कहीं पे खुली नहीं होगी, बंद रहेगी, तभी इसको हम त्रिभुज कहेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक, ये भी 3 सरल रेखाखंड हो गया, ये भी 3 सरल रेखाखंड हो गया, यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है, यहाँ पे क्या हो गया, D हो गया। तो AB, BC और CD 3 सरल रेखाखंड है, लेकिन यह क्या है, यह बंद नहीं है। यह बंद नहीं है तो इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे, लेकिन यह बंद है, घिरा है, क्लोज्ड है, तो इसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। मतलब त्रिभुज जो है, ट्रायंगल क्या है, क्लोज्ड फिगर है। ट्रायंगल क्या है, क्लोज्ड फिगर है, 3 साइड से बंद होता है, 3 साइड से घिरा होता है, और 3 रेखाखंडों से बना हुआ बंद क्षेत्र जो है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज है तो यहाँ पे दिख रहा है क्या है, A, B और C, A, B और C 3 पॉइंट है, 3 बिंदु है, 3 पॉइंट है, 3 बिंदु है। ठीक है, इन तीनों जगह को शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष कहने का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे दो रेखाखंड, एक AB और एक BC, एक AB और एक BC, 2 रेखाखंड जिस बिंदु पर मिल रहा है उस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। इधर से देखिए, AC BC तो C एक शीर्ष हो गया, CA BA तो A एक शीर्ष हो गया, AB CB तो B शीर्ष हो गया, 3 शीर्ष हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोण भी 3 बन रहा है। देखिए ABC, ABC, ABC 3 कोण बन गया। ठीक है, ABC एक कोण हो गया, BCA दूसरा कोण हो गया, और BAC तीसरा कोण हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि BAC, ABC और BCA 3 कोण बन रहा है, और AB, BC और CA 3 रेखाखंड है। यानी कि त्रिभुज के कितने भाग हुए, त्रिभुज के 3 भाग हुए। क्या क्या हो गया, 3 शीर्ष हो गया, 3 रेखाखंड हो गया और 3 कोण हो गया। ये त्रिभुज के क्या हो गया, भाग हुए। तो हम क्या जाने कि त्रिभुज एक बंद आकृति होती है, सरल रेखा से बंद होती है, और एक तल में होती है। क्या क्या होती है, त्रिभुज बंद होती है, सरल रेखा से घिरी होती है, एक तल में होती है, इनके 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। ये त्रिभुज के भाग हो गए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं तो त्रिभुज की ये गुण हो गए। उसके बाद क्या है,
प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री। त्रिभुज का सारे कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज जो होता है उसके सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ए पे बना हुआ है, एक बी पे बना हुआ है, एक सी पे बना हुआ है, ठीक है। सबका मान अलग अलग हो सकता है, ए अलग हो सकता है, बी अलग हो सकता है, सी अलग हो सकता है, अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों का जोड़ जो होगा वह 180 ही होगा। मान लेते हैं हम कि यहाँ पे देख लीजिए कि किसी त्रिभुज में ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 20 डिग्री है, कोण बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है, और कोण सी बराबर 100 डिग्री हो गया। ये तीनों 180 हो गया। इसी तरह मान लेते हैं कि त्रिभुज कोई पी क्यू आर है, तो पी बराबर क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया। पी बराबर 50 डिग्री हो जाता है। कोण क्यू बराबर मान लिया जाए कि 40 डिग्री हो जाता है, तो कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, अपने आप आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यानी तीनों का मान क्या हो गया, 180 डिग्री। हमेशा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। किसी भी त्रिभुज में आंतरिक तीनों, अंदर के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अब इसके आगे हमको पढ़ना है त्रिभुज के भागों के बारे में। त्रिभुज के भाग के बारे में क्या क्या होता है, त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में, त्रिभुज को कैसे हम बांटते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज को बांटने के लिए दो तरीका से बांटा जाता है। यहाँ देखिए त्रिभुज में हमको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज में भुजा भी है और कोण भी है। तो यहाँ पे भुजा भी अलग अलग तरह का हो सकता है और कोण भी अलग अलग तरह का हो सकता है। कोण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज को बांटा जाता है और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, तो पहला है भुजाओं के आधार पे। भुजा के आधार पे जो है हमारा त्रिभुज क्या है, सबसे पहला है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। भुजा के आधार पे हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या है, त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी और सी एक त्रिभुज है। तो यहाँ यह और यह तीनों भुजा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु समबाहु या इक्विलेटरल, ठीक है। समबाहु या इक्विलेटरल, यहाँ पे शब्द से ही क्लियर है कि देखिए सम अर्थात बराबर। अब बाहु मतलब होता है भुजा, सम अर्थात बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। फिर उसी तरह अगर इंग्लिश में भी देखते हैं तो इक्वी मतलब बराबर ही होता है और लेटर मतलब साइड होता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। यहाँ पे क्लियर है, दिख रहा है, ये जो साइन होता है, ये जो चिन्ह होता है, ये बराबर के लिए दिखाता है। जब भुजा को बराबर दिखाना होता है तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो है बराबर का प्रयोग किया जा रहा है, ये चिन्ह में बराबर का। यहाँ जब भी है ए बी, बी सी और ए सी तीनों आपस में बराबर है। और समबाहु त्रिभुज में एक चीज़ और कॉमन चीज़ होता है, क्या, यहाँ पे देख लीजिए, तो अब देखिए समबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर हो गया। एक और इसका गुण क्या हो गया कि देखिए टोटल कोण का कितना योग है, 180 डिग्री। टोटल कोण का योग कितना है, 180 डिग्री। और नंबर ऑफ कोणों की संख्या कितना है हमारा, 3। कोणों की संख्या कितना है, 3। तो 3 से अगर हम भाग दे देते हैं तो बच गया कितना, 60 डिग्री। हमको क्या आ गया, 60 डिग्री। तो यानी कि सभी कोणों का मान, कोण ए, ठीक है, चूँकि भुजा बराबर है तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों बराबर ही होगा। और सभी का मान जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्या गुण हो गया कि भुजा भी बराबर हो गया और सभी कोण भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। समबाहु के बाद हम लोग आते हैं, दूसरा है विषम बाहु। दूसरा क्या है,
विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज या इसको स्कैलीन भी बोलते हैं। इसको स्कैलीन बोलते हैं। विषम बाहु और स्कैलीन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषम, 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 वी या और सम, वी मतलब होता है जो नहीं है और सम मतलब बराबर, जो बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है? बाहु, बाहु यानी कि भुजा, यानी कि जिसका भुजा बराबर नहीं है, वैसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र किसी भी तरह का हो सकता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दिख रहा है हमको, ये जो चित्र है इसमें कोई भी आपस में बराबर हमको नहीं दिख रहा है। ए बी सबसे छोटा दिख रहा है, उससे थोड़ा सा बड़ा ए सी दिख रहा है और सबसे बड़ा हमको बी सी दिख रहा है। यानी कि त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। और अगर भुजा त्रिभुज की आपस में बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर होने का संभावना नहीं है। कोण भी बराबर होने का संभावना नहीं है, क्योंकि जिस अनुपात में भुजा रहेगी, जिस अनुपात में लंबाई की भुजा रहेगी, उसी अनुपात में कोण जो है वो बटेगा, तीनों कोण अलग अलग। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हो गया, गुण क्या हो गया कि न ही कोई भुजा बराबर है और न ही कोण, न ही इसका कोण बराबर है। यानी कि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है ए सी के, और ए सी बराबर नहीं है ए बी के। तीनों में से कोई भी किसी के बराबर नहीं है। और कोण ए बराबर नहीं है कोण बी के, और कोण बी बराबर नहीं है कोण सी के। मतलब कोई भी आपस में बराबर नहीं है, न कोण बराबर है न भुजा है। उसी को हम लोग विषम बाहु कहेंगे और उसी को हम लोग इंग्लिश में स्कैलीन भी कहेंगे। अब आगे देखिए, इसके बाद तीसरा एक त्रिभुज आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलस। ठीक है, आइसो मतलब एक जैसा और सेलस मतलब भुजा। ठीक है, एक जैसा दो भुजा। ठीक है, और समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम मतलब दो, द्वि मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। यानी कि ऐसी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। ये यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ए बी और बी सी बराबर है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि दो भुजाएं अगर बराबर है, दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने और सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जो भुजा आपस में बराबर होती है उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये भुजा बराबर है इसके, तो ए बी के सामने कौन सा कोण है? ए बी के सामने कोण सी है, ए बी के सामने कोण सी है, और बी सी के सामने कोण
ए है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात होगी तो कोण ए, यहाँ पे कोण ए और बराबर कोण सी, ठीक है। यहाँ पे दो कोण आपस में बराबर है, कोण ए और कोण सी आपस में बराबर है, ठीक है। और भुजा कोण बराबर है, देखिए ए बी और बराबर बी सी। भुजा कौन कौन बराबर है, ए बी और बी सी। देखिए बी बन गया दिल, यहाँ पे इसको करना पड़ेगा डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर है बी सी। अब देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे हम समझेंगे कि कौन किसके बराबर है, क्योंकि यहाँ दो ही बराबर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों में जो कॉमन है वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी है, इसमें है, और बी इसमें है, इसमें बी है और इसमें सी है। तो जो भुजा बराबर है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम समझने में ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो यहाँ देखिए जो भुजा बराबर है उसमें दोनों में जो कॉमन है उसको हटा देंगे, जैसे बी हट गया और इधर का बी हट गया। अब कोण ए बराबर कोण सी, ऊपर देखिए कोण ए बराबर कोण सी। तो इसको याद रखने के लिए, समझने के लिए, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो हम चित्र बनाएंगे और हमेशा याद रखेंगे कि जो कॉमन बिंदु है, जो कॉमन शीर्ष है, वह शीर्ष है, वहाँ के कोण को छोड़ के बाकी दोनों सब कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस का गुण। अब इसके बाद हमारा, अब हम ये देखें किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पे। अब हम किसके आधार पर देखेंगे, अब हम देखेंगे कोण के आधार पे त्रिभुज का वर्गीकरण। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो सबसे पहला इसमें हमारा क्या हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में हमारा कौन सा है, सबसे पहला देखिए कि कोण के आधार पे सबसे पहला हम लोग लेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा ले लेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। इसको थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यून कोण को एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, न्यून कोण को हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। अब न्यून कोण का एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं तो यहाँ देखिए समझने वाली बात क्या होती है, इसमें समझने वाली बात ये है, जैसा कि हमारा क्लियर है, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। हम लोग पहले भी न्यून कोण के बारे में जान चुके हैं, न्यून कोण क्या होता है। सो ठीक है, ABC नाम हो गया तीन त्रिभुज का, ये ABC नाम हो गया। न्यून कोण त्रिभुज कहने का मतलब हो गया कि सब का सब कोण न्यून कोण होना चाहिए, यानी कि तीन कोण है ABC, सब क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। न्यून कोण होने का मतलब कोण A जो है, कोण A हमारा लेस देन 90 डिग्री, कोण B भी हमारा 90 से छोटा हो गया, और कोण C भी हमारा 90 से छोटा हो गया। तीनों का तीनों कोण 90 से छोटा होना चाहिए, कोई भी कोण 90 से बड़ा नहीं है। अगर कोई भी कोण 90 से बड़ा होता है तो यह बदल जाएगा। ठीक है, यही ध्यान देने वाली बात है कि न्यून कोण त्रिभुज की जब भी बात होगी तो तीनों का तीनों कोण क्या हो जाएगा, 90 से छोटा हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा हमारा है समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल हमारा क्या है, सो देखिए तो यहाँ पे ये जो हमारा है ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल है। एक एंगल क्या है, राइट एंगल, यानी कि जो राइट ट्रायंगल होगा उसमें सिर्फ एक एंगल राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक ही कोण समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोण B जो है हमारा समकोण है, राइट ट्रायंगल है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बाकी दो कोण क्या है, छोटा है 90 से, दोनों 90 से छोटा है। क्यों 90 से छोटा है, सो देखिए, क्योंकि तीनों का योग क्या है हमारा 180 है। 180 में से 90 तो खत्म हो गया, तो बच गया कितना, 90। अब 90 में क्या है, दो कोण है, तो 90 में दो कोण है तो दोनों 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि दो को जोड़ के 90 आ रहा है, ठीक है। कोण A प्लस कोण C, दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, तो कोई भी एक 90 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों 90 से छोटा होता है, ठीक। तो यानी कि हम क्या देखें कि जो भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें सिर्फ एक कोण 90 डिग्री होगा और बाकी दोनों क्या होगा, 90 से छोटा होगा। एक बात और ध्यान रखिए कि कभी भी, अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर कोई पूछ देता है कि एक त्रिभुज में कोई भी दो कोण 90 क्यों नहीं हो सकता, एक ही 90 क्यों होगा, तो हम जान रहे हैं कि तीनों कोणों का योग कितना है, तीनों कोणों का कोण योग है A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना है, बराबर 180 डिग्री, पहले से हम जान रहे हैं। और एक कोण 90 ही हो गया, एक कोण 90 हो गया, कौन सा 90 का, कोण B हमारा 90 हो गया। तो अगर किसी एक का 90 हो गया तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा स्थिति में क्या बनेगा, जब एक 0 डिग्री हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, जैसे ही दो कोण 90 डिग्री हो जाता है, जैसे ही दो कोण 90 डिग्री है, देखिए यहाँ पे एक ये 90 डिग्री हो गया और दूसरा इधर भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो दो कोण जैसे ही 90 डिग्री हो गया तो यह दोनों भुजा आगे कभी भी नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरा ये 90 180, तो तीसरा हो गया 0 डिग्री, ऐसा संभव नहीं है। मान लेते हैं कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि B और C दोनों क्या है, कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। अब दो का ही मान 180 डिग्री हो गया तो तीसरा कोई कोण बनेगा ही नहीं, तो तीसरा कोण नहीं बनेगा, यानी कि कहीं पे ये जाके मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा नहीं तो ये बंद आकृति नहीं रहेगा, और ये बंद आकृति नहीं रहेगा तो परिभाषा के हिसाब से ये त्रिभुज नहीं होगा। इसलिए किसी भी एक त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो ये समकोण होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, बाकी दो कोण न्यून कोण ही होंगे। इसीलिए मैं न्यून कोण के समय बता रहा था कि तीनों का तीनों कोण ही न्यून कोण होना चाहिए न्यून कोण होने के लिए, और समकोण होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा पे। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसको हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी बोलते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अब जहाँ की ये ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण के बारे में हम लोग पहले ही लाइंस और एंगल्स में जान चुके हैं, तो अब हमको उसके बारे में नहीं जानना है। हमको यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसको कहेंगे उसके बारे में जानना है। तो यहाँ देखिए क्या करना है, हमको एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना। ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियरली दिख रहा है, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल।
अब इससे हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इससे हम इसको मिला देंगे, ठीक है, इससे हम इसको मिला देंगे। तो हमारा देखिए क्या बन गया, ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, जिसमें क्या है, कोण बी हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण है, ठीक है, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अब बाकी जो ए और सी है, ए और सी है, उसका क्या होगा, तो बी पहले, बी क्या है, बी ज़्यादा है 90 से, बी पहले ही 90 से ज़्यादा है। अब बच गया क्या, ए और सी। तो ए कोण ए और कोण सी दोनों को अगर जोड़ देते हैं, वो भी हमारा क्या होगा, 90 से कम होगा, वो भी 90 से कम होगा। क्यों, क्योंकि बी ही हमारा 90 से ज़्यादा है। तो बी ही जब 90 से ज़्यादा है और बाकी तीनों का सम हमारा क्या है, 180। तो 180 में से 90 से ज़्यादा तो अकेले खा गया बी, बी खा गया, क्या किया, अकेले 90 से ज़्यादा खा गया। 3 आदमी के लिए क्या था, 180 को चॉकलेट था, उसमें से बी ही बहुत होशियार था, 90 से ज़्यादा खा गया। अब बी 90 से ज़्यादा खा गया तो 2 के लिए कितना बचा, 90 से कम। अब 2 के लिए अगर 90 से कम बच रहा है, तो 2 के लिए 90 से कम बच रहा है, यानी कि दोनों मिला के 90 से कम में है। अब दोनों मिला के जब 90 से कम है, तो कोई भी अकेले 90 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 को मिला के 90 मिल रहा है, तो अकेले को क्या मिलेगा, 90 तो मिलना ही नहीं। तो इसमें भी क्या है, बचा हुआ दोनों कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। इसमें बचा हुआ दोनों कोण, क्योंकि दोनों 90 से छोटा है, दोनों 90 से छोटा है, तो दोनों 90 से छोटा है, इसलिए दोनों न्यून कोण है। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण अधिक कोण होगा, बाकी 2 कोण न्यून कोण हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का वर्गीकरण कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे। अब हम लोग त्रिभुज से जुड़े कुछ और शब्दावली के बारे में भी जानेंगे, जो त्रिभुज के कुछ अंग होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो इसमें क्या क्या होते हैं सो देखते हैं। तो त्रिभुज से संबंधित शब्द, त्रिभुज से संबंधित शब्द, ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज से जुड़े शब्द या त्रिभुज से संबंधित शब्द, टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। अब क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला एक शब्द है, एक टर्म है, जिसका नाम है माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको पहले कहते हैं हम लोग मीडिया। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मीडिया, और इंग्लिश में इसको हम कह रहे हैं मीडिया। तो माध्यिका हो गया, और ये होता क्या है, ठीक। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले त्रिभुज बना देते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज हमने बनाया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, माध्यिका यानी कि मध्य, माध्यिका यानी कि मध्य। सबसे पहले तो हम इसको बना लिया, तो इसको नाम भी देना जरूरी है। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। अब उसके बाद हमको चाहिए माध्यिका, ठीक है। तो लगभग बीचों बीच मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से इसको मिला दो, तो ये जो रेखाखंड हो गया,
AD, ये जो रेखाखंड AD होगा, इस रेखाखंड AD को ही माध्यिका कहते हैं। इस रेखाखंड AD को माध्यिका कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अब ये एक रेखाखंड है, अब त्रिभुज का ये एक रेखाखंड है, इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को इसके सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को हम लोग माध्यिका कहते हैं। ठीक है। इस त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के किसी एक रेखाखंड के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग माध्यिका कहते हैं। ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका सामने वाला शीर्ष है। इस दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड क्या है? AD है। तो AD इसका एक माध्यिका हो गया। ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 रेखाखंड है त्रिभुज में। क्या है? 3 रेखाखंड है। तो तीनों पे क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु होगा। तीनों का मध्य बिंदु होगा। इसका मान लेते हैं ये है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए? इसको क्या किए? यहाँ से इसको क्या किए? इसको मिला दिया। तो ये क्या हो गया? अब BE, अब BE किसका माध्यिका है? तो AC का। क्यों? क्योंकि B किसको बराबर भाग में बांट रहे? AC। ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु E है। AC का मध्य बिंदु E है। तो AC का माध्यिका क्या हो गया? BE हो गया। अब इसी प्रकार AB का भी मध्य बिंदु कुछ है। AB का ये मध्य बिंदु मान लेते हैं। तो AB का मध्य बिंदु क्या हो गया? F हो गया। AB का मध्य बिंदु F हो गया। तो अब F से C को मिलाने वाली रेखा, F से C को मिलाने वाली रेखा, F से C को मिलाने वाली रेखा क्या हो गया? यह CF हो गया। और CF क्या हो गया? AB को बराबर भाग में बांट रहा है। F क्या कर रहा है? AB को बराबर भाग में बांट रहा है। तो CF जो हो गया किसका माध्यिका हो गया? AB का माध्यिका हो गया। यानी कि त्रिभुज के 3 रेखाखंडों को बराबर बराबर बांटने वाला 3 वो माध्यिका हो गया। एक AD हो गया, दूसरा BE हो गया और तीसरा CF हो गया। 3 माध्यिका हो गया। लेकिन एक चीज़ और जो यहाँ पे ध्यान देने की बात है वह क्या है? सो देखिए, वह है ध्यान देने वाली बात ये है ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है, ये एक बिंदु है। ठीक है। इस बिंदु का भी कुछ नाम होना चाहिए। इस बिंदु को, यह बिंदु पे क्या कर रहा है? तीनों कट रहा है। ठीक है। तीनों कट रहा है। इस बिंदु का कुछ भी नाम, इसका बिंदु नाम रख देते हैं G। इसका नाम क्या हो गया? G। ठीक है। तो इसका नाम हो गया G। और G जो होता है, तीनों माध्यिका एक बिंदु पे कट रही है। तीनों माध्यिका एक बिंदु पे कट रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? केंद्रक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंट्रॉयड। 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 इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंट्रॉयड का। ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और चीज़ देख रहे हैं कि यह तीनों जो कट रही है, तो तीनों हमेशा एक ही अनुपात में काटती है। तीनों क्या करती है? एक ही अनुपात में काटती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है कि देखिए AG और GD, AG और GD। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? AG और बटा में GD बराबर, इधर से फिर आएंगे तो BG और बटा में G।
BG और बटा में G, ठीक है। और इधर से आएंगे तो CG और बटा में GA, CG और बटा में GA। यह तीनों जो होता है वह बराबर अनुपात में काटते हैं। माध्यिका जो होता है तीनों एक दूसरे को बराबर अनुपात में काटते हैं। और वह अनुपात क्या होता है? वह अनुपात होता है 2/1 या 2:1। 2:1 में कटता है। हमेशा बड़ा वाला भाग 2 भाग होगा और छोटा वाला भाग 1 भाग होगा। यानी कि माध्यिका क्या हो गया? त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका हो गया। 3 रेखाखंड है इसलिए 3 माध्यिका हो गया। तीनों क्या किया? एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटता है जिसको G नाम दिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं या सेंट्रॉयड कहते हैं। सेंट्रॉयड जो होता है क्या होता है? सभी माध्यिकाओं को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है। यानी कि मीडियन क्या हो गया? The line segment joining the midpoint and opposite vertices of a triangle is called median. The line segment joining midpoint of a side and opposite vertex of a triangle is called median. Median, the point of centroid, the point of intersection of all 3 median is called centroid. The point of intersection of all 3 median is called centroid, and centroid divides all medians in equal ratio, that is 2:1. कोण अर्धक, इसको हम लोग कोण समद्विभाजक भी कहते हैं। कोण समद्विभाजक, या इसको इंग्लिश में हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब कोण अर्धक, कोण अर्धक यानी कि कोण को आधा करने वाला, कोण समद्विभाजक यानी कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला, या एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब भी वही हो गया कि कोण को, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, यानी कि 2 इक्वल भाग में बांटने वाला। तो ये क्या होता है? सो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में A, B और C, ठीक है। 3 कोण है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका कोण हो गया, ये इसका कोण हो गया और ये इसका कोण, ठीक है। अब तीनों कोण को, इस तीनों कोण को, ठीक है, इस तीनों कोण को जो अलग अलग बराबर भाग में बांटता है उसको हम लोग कोण अर्धक या एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है।
तो इसका कोण अर्धक क्या हो सकता है, ठीक है, कोण को आधा बांटने के लिए, ए को आधा बांटने वाला, ठीक है। अब इधर से देखिए यहाँ पे दो क्रम हो गया, कोण ये जो हो गया AD हो गया, AD हो गया, AD क्या किया, दो कोण हो गया BAD और CAD, यहाँ पे कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण CAD के, बराबर हो गया कोण CA और D के, ठीक है। कोण BAD बराबर हो गया कोण CAD के। फिर उसी प्रकार अगर यहाँ से हम खींचेंगे, इसका समद्विभाजक अगर खींचेंगे तो ये क्या हो गया, BE हो गया, ठीक है। तो BE क्या होता है, यहाँ पे ABE और CBE दो कोण बन गया, तो कोण ABE बराबर कोण CBE, कोण CBE, ठीक है। जो हमारा है ABE, ठीक है। तो कोण ABE बराबर कोण CBE, कोण ABE बराबर कोण CBE, ठीक है। इधर का हो गया। अब इधर का अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से देखिए C पर से अगर हम खींच दिए, ठीक है, C पर से अगर हम खींच दिए तो C पर से खींच दिए तो कौन सा लाइन बना, ये C और F हो गया, C और F हो गया। तो CF जो क्या किया, BCF और ACF, तो यहाँ से कोण क्या बन जाएगा, ACF बराबर है कोण BCF, यानी कि यह जो रेखाखंड BE हो गया, AD हो गया और CF हो गया, तीनों कोण को बराबर बराबर बांट देगा। एक चीज़ और समझने वाला चीज़ है कि यहाँ पे भी यह क्या कर रहा है, तीनों एक जगह पे मिल रहा है, तीनों एक जगह पे मिल रहा है। और यह जो मिलने की जगह है, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम हम दे देते हैं I, इसको नाम देते हैं I। क्यों I दे देते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इन सेंटर, इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर। और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र, क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। यानी कि जो त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों पे, त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों को मिलाने वाला जो जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक मिलते हैं, उस बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र, या इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं। और इसी के पहला लेटर I से इसको हम लोग दिखाते हैं। इसका एक और कारण होता है, इसको इन सेंटर क्यों कहते हैं या अंतः केंद्र क्यों कहते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जब देखिए यहाँ पे अगर कोई हम वृत्त खींचेंगे, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज हम बनाते हैं, तो अब ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का हमने क्या किया, इस त्रिभुज का हमने क्या किया, कोण समद्विभाजक खींचा। इस त्रिभुज का हमने क्या किया, कोण समद्विभाजक खींचा। और ये जो कोण समद्विभाजक है, ठीक है, ये कोण समद्विभाजक जो है, इस कोण समद्विभाजक को हम लोग क्या नाम दिए, इसको हमने नाम दिया I, इसको नाम दिया I यानी कि इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। I यानी कि इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र ही क्यों कहेंगे, सो देखिए इसके पीछे कारण यह है, इसको केंद्र मान के अगर वृत्त खींचेंगे तो वह वृत्त क्या होगा, इसको केंद्र लेकर और एक ऐसा वृत्त खींचेंगे जो है इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या करेगा, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को यह क्या करेगा,
छुएगा, स्पर्श करेगा, ठीक है। तो अगर इसको केंद्र मान के हम वृत्त खींचेंगे एक, और एक जो वृत्त का त्रिज्या होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का बिंदु हो जाएगा, में दूरी हो जाएगा। इस बिंदु I से और D के बीच के, I से लेके D के बीच का दूरी जो हो जाएगा यह इसका त्रिज्या हो जाएगा। और इसको केंद्र मान के अगर हम वृत्त खींचेंगे तो यह क्या होगा, यह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगी, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र, क्योंकि इस केंद्र को मान के वृत्त जो खींचते हैं वो अंदर में खींचा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको अंतः केंद्र बोलते हैं। और यह क्या होता है, कोनों के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। जहाँ पे कोण का समद्विभाजक मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वह क्या है, लंब समद्विभाजक। इसको हम लोग अभिलंब भुजा समद्विभाजक भी कहते हैं। अभिलंब भुजा समद्विभाजक। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंग्लिश में इसको हम लोग, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको हम लोग कहते हैं। अब ये क्या होता है, सो देखिए होता क्या है, इसके लिए हम क्या किए, फिर से क्या किया, त्रिभुज ले लिए हम एक त्रिभुज ले लिए अपने मन से, इससे त्रिभुज ले लिए, ये हो गया त्रिभुज हमारा, ठीक है। कुछ भी नाम A B C, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि अभिलंब भुजा समद्विभाजक या लंब भुजा समद्विभाजक। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमको क्या करना है कि हमको परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और समद्विभाजित भी करना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करते, देखिए यह क्या है, हम एक ये ड्रॉ कर दें, यानी कि ये क्या हो गया, ये और ये आपस में बराबर हो गया, ये और ये आपस में बराबर। इधर से एक ड्रॉ कर दिए, इधर से इसको एक ड्रॉ कर, और एक यहाँ से ड्रॉ कर, ठीक है, एक यहाँ से खींच दी। अब यहाँ इसमें तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, तीनों में कॉमन चीज़ ये है, तीनों में कॉमन चीज़ ये है यहाँ पे कि ये क्या है, ये इसको बराबर भाग में बांट रहा है, और ये वाला जो है इसको बराबर भाग में बांट रहा है, इस तीनों को बराबर भाग में बांट रहा है। इसका नाम हम रखते हैं D, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, एक बिंदु यहाँ पे भी, तो ये क्या है, लंब समद्विभाजक है, यानी तीनों भुजाओं को बराबर बराबर भाग में बांट भी रहा है, और तीनों पे क्या है, तीनों पे क्या है, लंब भी है, यानी कि परपेंडिकुलर भी है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और भुजाओं को बराबर बराबर बांट रहा है। उसके बाद कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है, कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है। तो और यह जो बिंदु होता है वह बिंदु को हम नाम देते हैं O, यह जो बिंदु होता है उसका नाम हम देते हैं O, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, परिकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। इसका नाम होता है परी, इंग्लिश में इसको कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, सरकम सेंटर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। क्यों सरकम सेंटर कहते हैं, इसका कारण यह है कि यह जो बिंदु O है
यह जो बिंदु वो है, यह सामने वाले शीर्ष से बराबर दूरी पर होता है, सभी शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो अगर सभी शीर्ष से बराबर दूरी पे है तो इस बिंदु और किसी भी एक शीर्ष को, इस बिंदु और किसी भी एक शीर्ष को त्रिज्या मानकर अगर कोई वृत्त खींची जाएगी, त्रिज्या OA लेके अगर हम कोई वृत्त खींचते हैं तो वह वृत्त क्या हो जाएगा, ABC तीनों से होकर गुजरेगा। वृत्त क्या होगा, ABC तीनों से होकर गुजरेगा। चलिए इसको हम थोड़ा अलग बना लेते हैं, इसको हम अलग बनाते हैं। जो तो ये जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लेके एक वृत्त खींच देते हैं। ये जो वृत्त होगा सो A, B और C तीनों से होकर जाएगा। A, B और C तीनों से होकर जाएगा। तो A, B और C तीनों से होकर जाएगा और इसीलिए इसका नाम क्या होता है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्यों, क्योंकि सर्कल है, कहाँ से है, त्रिभुज के वर्टिसेज से है, और कहाँ से, चूँकि लंब समद्विभाजक के मिलन बिंदु से प्रतिच्छेदन बिंदु से होके गया है। तो यहाँ पे केंद्र है, तो परिकेंद्र, हिंदी में परिकेंद्र, क्योंकि वृत्त जो है त्रिभुज के बाहर से जा रहा है। ठीक है, वृत्त त्रिभुज के बाहर से जा रहा है। सरकम सेंटर यानी कि जो सर्कल है वह क्या है, ट्रायंगल के वर्टिसेस से जा रहा है। सरकम सेंटर जो होगा वह क्या होगा, लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, किसके, वर्टिसेज के। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सरकम सेंटर होगा, लंब समद्विभाजक जो होगा वह क्या होगा, तीनों लंब समद्विभाजकों के मिलन बिंदु को हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं और परिकेंद्र कहते हैं। और वह जो होगा त्रिभुज के सभी शीर्षों से समान दूरी पर होगा, सभी शीर्षों से समान दूरी पे होगा। और इसीलिए जो वृत्त बनेगा वह क्या होगा, वह सभी शीर्षों को छूता हुआ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर जो हम लोग देखे थे, यह जो था हमारा अंतः केंद्र जो होगा, तो वह क्या होगा, सभी भुजाओं से समान दूरी पर होगा। अंतः केंद्र क्या होगा, सभी भुजाओं से समान दूरी पर होगा। तो जो त्रिभुज वृत्त बनेगा अंदर में, वह अंदर में बनेगा और उसका नाम अंतः केंद्र रखा जाता है। और चूँकि समान दूरी पर भुजाओं से है, इसलिए वो भुजाओं से होकर गुजरेगा वृत्त। लेकिन यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, हमारा ये केंद्र है, वह क्या है, शीर्षों से समान दूरी पे है। तो जो वृत्त बनेगा वो शीर्ष से होकर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं और उसको अंतः केंद्र बोलते हैं, क्योंकि उससे जो वृत्त खींचा जाता है वह अंदर में भुजाओं को छूते हुए, स्पर्श करते हुए जाता है, और इससे जो वृत्त खींचा जाता है वो बाहर से होकर जाता है और वह क्या होता है, शीर्षों को छूते हुए जाता है। चौथा हमारा है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है, शीर्ष लंब या अल्टीट्यूड। यहाँ पे देखिए क्लियर सा चीज़ दिख रहा है कि यह दो चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, शीर्ष और लंब, शीर्ष और लंब, वैसा लंब जो शीर्ष पे हो। वैसा लंब जो शीर्ष से डाला गया, शीर्ष लंब, शीर्ष यानी कि शीर्ष और लंब। ठीक है, शीर्ष यानी कि वर्टिसेज
और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। हम क्या किए, त्रिभुज बनाए, ठीक है, त्रिभुज हमने बना लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, शीर्ष लंब, यानी कि ये जो हमारा शीर्ष है, यहाँ से हम क्या किए, लंब डाल 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ से इस पे 90 डिग्री और यहाँ से इस पे 90 डिग्री, कहीं भी जहाँ कभी होगा, ठीक है। तो अब देखने वाली बात ये है इसमें कि ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक, A B C D E F, ठीक है। तो अब जो है AD BC पे क्या है, लंब है, AD क्या है, BC पे लंब है, यानी कि BC के सामने वाले शीर्ष से BC पे जो लंब डाला जाए, BC के सामने वाले शीर्ष A से BC पे लंब डाला जाए, वही BC का शीर्ष लंब हो गया, यानी कि AD जो हो गया वो BC का शीर्ष लंब हो गया, ठीक है। फिर AC के सामने वाले शीर्ष B हो गया, AC का सामने वाला शीर्ष B से हो गया, तो B से क्या हो गया, शीर्ष लंब B हो गया AC पे, और C से AB के सामने C है और C से AB पे शीर्ष लंब CF हो गया। इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कि AD लंब BC, AD लंब BC, ठीक है। उसी प्रकार BE लंब, ये लंब का चिन्ह है, यानी कि परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। तो BE लंब AC, B कहाँ है, AC पे लंब है, B कहाँ है, AC पे लंब है, और फिर CF कहाँ पे है, AB पे है, CF लंब AB। अब यहाँ पे देखिए तीनों हो गया। फिर यहाँ पे भी क्या है, ये तीनों भी एक बिंदु पे आपस में मिलता है, ये तीनों भी आपस में एक बिंदु पे मिलता है, और उस बिंदु को हम लोग दिखाते हैं H से, उस बिंदु को हम लोग H से दिखाते हैं। उस बिंदु को हम लोग H से दिखाते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, H को हमारा क्या हो गया, H जो है हमारा वह लंब केंद्र हो गया, H हमारा, H जो है हमारा लंब केंद्र हो गया, ठीक है। H हमारा लंब केंद्र हो गया, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्थो सेंटर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। यह क्या हो गया, लंब केंद्र हो गया। तो लंब केंद्र क्या हो गया, यानी कि तीनों शीर्ष लंबों के मिलने वाले बिंदु को, या तीनों शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। और हिंदी में कहना हो तो तीनों शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। शीर्ष लंब क्या हो गया कि त्रिभुज के भुजा से सामने वाले शीर्ष से भुजा पे डाले गए लंब को शीर्ष लंब बोलते हैं, ठीक है। अल्टीट्यूड हो गया हमारा द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे हम लोग अल्टीट्यूड डालते हैं, उसको हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, उसको हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये हो गया चार तरह का हमारा रेखा था अलग से, और उससे संबंधित केंद्र था। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज संबंधित कुछ प्रमेय के बारे में। अब हम देखेंगे त्रिभुज से संबंधित कुछ
प्रमेय या थ्योरम के बारे में। ठीक है, प्रमेय और थ्योरम के बारे में। तो क्या है, प्रमेय या थ्योरम। ठीक है, प्रमेय या थ्योरम। पहला क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहले भी हम लोग बताए हैं, कभी देखे हैं, तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर इसको हमको प्रूव करना होगा तो हम शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को प्रूव तो आना है नहीं, आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए शॉर्ट में बता देते हैं। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज है। ठीक, अब त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी। ठीक, त्रिभुज ए बी सी। हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और हम बी सी के समांतर, ठीक है, ए से होते हुए, ठीक है, बी सी के समांतर कोई भी लाइन एल ड्रॉ करना है। ठीक है, एल समांतर बी सी हम ड्रॉ कर दें। ठीक है, एल समांतर बी सी हम ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो है, चूँकि जब ये समांतर है, ये समांतर है, तो ये कोण और ये यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये, इसका नाम हम रख देते हैं, कुछ भी रखते हैं, इसका नाम 1 रखते हैं, इसका नाम 2 रखते हैं, इसका नाम 3 रखते हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो कोण 3 होगा, चूँकि अब यहाँ पे एल समांतर बी सी है, एल चूँकि बी सी के समांतर है, तो एल का छोटा सा भाग भी बी सी के समांतर होगा। एल समांतर बी सी, इसलिए एल का छोटा भाग भी बी सी के समांतर है। तो उसके लिए ए सी क्या होगा, तिर्यक रेखा हो जाएगी। ए सी क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये कोण 3 जो होगा, और यहाँ पर का कोण क्या हो जाएगा, ये कोण 3 और ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। और हमने पहले क्या पढ़ा है कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए ये कोण 3 जो होगा, इस कोण 3 के, ये कोण जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एल समांतर बी सी है, तो यहाँ पे कोण 2 और ये कोण भी आपस में एकांतर कोण हो जाएगा। तो यह दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, यह दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि कोण 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 क्या है, एक ही सरल रेखा पे बना कोण है। और हम पहले से जानते हैं कि एक सरल रेखा पर जितना भी कोण होता है, ठीक है, एक सरल रेखा पे जितना भी कोण होता है, उन सब का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि यह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए, इसी से संबंधित हमारा दूसरा प्रमेय है। देखिए, दूसरा प्रमेय हमारा क्या है इससे संबंधित, कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग, त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों योग का कितना होगा। तो यहाँ देखिए, इसके लिए हमको फिर से त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा, और हम त्रिभुज बनाएंगे भी। देखिए, एक त्रिभुज हमने ऐसे बना दिया, एक ऐसे रेखाखंड मिलेगी, हमने क्या किया, एक इस तरह से बना दिया। ठीक है, दूसरा इससे होते हुए ऐसे चला, तीसरा ऐसे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस सब का नाम रख दिए कि ए है, बी है और सी है। ठीक है, एक यहाँ पे भी कोण बन गया बाहर की तरफ, यहाँ पे भी एक बाहर की तरफ और यहाँ पे भी एक बाहर की तरफ, ये 3 कोण बन गए। ठीक, अब हमको कह रहे कि बाहर वाले बहिष्कोण यानी कि बाहर वाले कोणों का योग, इसका नाम रख दीजिए 1, इसका 2 और इसका 3। अब इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये 3 जो है ये क्या है, ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, इधर इन दोनों को मिलाएंगे तो भी कितना होगा 180 डिग्री, और इन दोनों को भी मिलाएंगे तो 180 डिग्री, तो 180। ठीक है, जोड़ 180 और जोड़ 180, तीनों का मतलब कितना हो गया, तीनों का मतलब क्या हो गया 540 डिग्री। ठीक है, तीनों का मतलब क्या हो गया 540 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 3 सरल रेखा पे कोण बन रहा है 540, और अंदर वाला तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अंदर वाला तीनों का योग 180 डिग्री, तो 540 टोटल, अब माइनस अंदर वाला 180, माइनस अंदर वाला 180, तो बन गया कितना, बन गया हमारा 360। तो ये हो गया बाहर वाला, चूँकि पूरा में से हम सिर्फ अंदर वाले को घटा दिए तो बच गया कितना बाहर वाला, तो यानी कि 540 घटाओ 180 का हमारा 360, यानी कि त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ऑल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री, या इसको हम लोग चार समकोण या 4 राइट एंगल भी कहते हैं। चौथा है इसको एक्सटीरियर एंगल, या हिंदी में इसको बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या बहिष्कोण प्रमेय, ये क्या होता है कि जैसे किसी भी त्रिभुज को अगर हम बनाए हैं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज को हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक देखने वाली बात ये होती है कि ये जो कोण है, ये जो कोण है हमारा, ठीक है, ये जो कोण है ये एक बहिष्कोण है, तो यह बहिष्कोण जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है, इसके और इसके सम के बराबर हो जाता है। कैसे होता है सो मान लीजिए, कैसे होता है सो समझ लीजिए। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पूरा का मान, इस पूरा का मान क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 180 डिग्री, इधर भी इस तीनों का मान क्या हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3 टोटल का मान क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और इधर से इस पूरा का मान क्या हो गया 180 डिग्री, और दोनों में एक क्या है कॉमन है। ठीक है, दोनों में एक कॉमन है, तो एक को अगर घटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम हम 4 रखते हैं। ठीक है, और कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर भी 180 डिग्री। ठीक है, दोनों बराबर, अब दोनों को अगर आपस में बराबर कर देते हैं, दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4, यानी कि जो जहाँ पे है उससे दूर वाला 2 है उसके बराबर होता है। ये जो है बाकी दूर वाले दोनों के बराबर होता है हमेशा, जिधर रहेगा उसके दूसरे वाले पे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, अगर इसको हम यहाँ से बढ़ाते हैं
यहाँ से हम बढ़ाते हैं तो ये वाला पार्ट भी जो होगा या ये जो होगा ये भी क्या होगा, उसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये दोनों रेखा सीधा हो गया तो कट रहा है, तो ये क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। मतलब बहिष्कोण किधर से भी होगा तो वह क्या होगा, दूर वाले सुदूर यानी कि दूर वाले अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट यानी कि इसको छोड़, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल माने इसके सामने वाला दोनों अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। यही हमारा कहता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब देखिए अगला क्या है कि किसी भी त्रिभुज में, अगला हमारा क्या है कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है, अगर दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, अगर दो भुजाएं बराबर होती है, मान लेते हैं कि कोई भी दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, ए बी बराबर है ए सी के। तो पहले भी हम आइसोसेलेस में बताए थे, अभी भी यहाँ बता रहे कि जब दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। यानी कि ए बी बराबर है ए सी के, तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, ए और ए कॉमन है, तो यानी कि ए को छोड़ के कोण बी बराबर कोण सी हो जाए। ठीक है, ए बी बराबर है, ए बी के सामने सी है और ए सी के सामने बी है, तो ए बी बराबर है ए सी के, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। और ठीक इसका उल्टा भी सही होता है कि 5 नंबर की तो यहाँ पे अगर दिया हुआ है उल्टा इसका कि कोण अगर b बराबर है कोण c के, ठीक है, कोण अगर b बराबर है कोण c के, तो कोण c के सामने कौन सी भुजा, कोण c के सामने AB है और कोण b के सामने कौन है AC, तो b के सामने क्या है AC और c के सामने है AB। ठीक है, तो उसका उल्टा भी सही होता है कि अगर बराबर भुजा है तो उसके सामने का कोण बराबर होगी। यहाँ पे छठा में क्या कहता है कि त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, त्रिभुज की बड़ी भुजा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम क्या किए नाम रख देते हैं, ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी हो गया और ये हो गया सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए BC के सामने कौन सा है, BC के सामने कौन सा है, कोण A है, ठीक है, और AB के सामने कौन सा है, AB के सामने कोण C है, ठीक है, AB के सामने कोण C है। अब यहाँ पे हमको देखने से लग रहा है कि BC क्या है, AB से बड़ा है, BC क्या है, बड़ा है AB से, BC AB से बड़ा है, तो BC के सामने कौन सा है, कोण A है, BC के सामने कोण A है और इसके सामने कौन सा है, AB के सामने कोण C है, तो BC बड़ा है AB से, इसलिए
BC के सामने का कोण A बड़ा हो जाएगा AB के सामने का कोण C से, ठीक है। तो जो भुजा बड़ी होती है उसके सामने का कोण बड़ा होता है और जो भुजा छोटी होती है उसके सामने का कोण छोटा होता है। इसका उल्टा भी वही बात हो गया कि अगर छोटी कोण है तो उसके सामने की छोटा कोण है तो उसके सामने की भुजा छोटी होगी और बड़ा कोण है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। इसके बाद है एक और प्रॉपर्टी है, एक और गुण है, क्या है कि त्रिभुज की, ध्यान दें, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग AB प्लस BC, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ठीक है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तथा और क्या भी होता है कि दो भुजाओं का अंतर AB घटाओ BC छोटी है AC से, ठीक है। मतलब दो भुजाओं का योग है, अगर दो भुजाओं को हम एक साथ जोड़ते हैं, दो भुजाओं की लंबाई, तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है और दो भुजाओं का अंतर जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। ऐसा होगा तभी त्रिभुज बनाना संभव है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कभी भी त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, ठीक। मूल अनुपातिक या इसी को हम लोग आधारभूत अनुपातिकता भी कहते हैं या फिर थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। थेल्स प्रमेय इसलिए कहते हैं कि थेल्स ने इसको खोजा था, ठीक है। मूल अनुपातिक प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, इसको हम लोग BPT के नाम से भी कहते हैं, इंग्लिश में BPT। आधारभूत अनुपातिकता को ही इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में इसको BPT कहते हैं। इसका क्या बात है, इसमें क्या है कि देखिए, कहता ये है कि जब भी कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज अगर है किसी एक त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज में जो कि दिया हुआ है क्या, A B और C, ठीक है। किसी एक त्रिभुज में AB में किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा अगर हम खींचते हैं, ठीक है, तो यह जो भुजा होगी, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर अगर एक दूसरी भुजा खींचते हैं या दूसरी रेखा खींचते हैं तो वह रेखा बाकी बची दो भुजाओं को बराबर अनुपात में भी बांटेगी, ठीक है। यानी कि अगर हमारा क्या है कि BC समांतर DE दिया हुआ है, BC समांतर DE दिया हुआ है, तो कहाँ कहाँ कट रहा है, AB को काट रहा है, कहाँ पे, D पर काट रहा है, और AC को कहाँ काट रहा है, E पे काट रहा है। AC को AB को D पे काट रहा है, AC को E काट रहा है, ठीक है, E पे काट रहा है। तो अब यहाँ देखिए बच गया क्या, AB और AC में जितना भी टुकड़ा होगा वह टुकड़ा बराबर भागों में बटेगा, बराबर अनुपात में बटेगा, और भाग में नहीं, बराबर अनुपात में बटेगा। और कैसे इसको लिखेंगे, तो सामने सामने का लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सामने सामने। देखिए AD के सामने कौन सा है, AE है, ठीक है। तो AD अगर लिखते हैं, ठीक है, तो बराबर ऊपर में क्या हो गया, AE हो गया, AD के सामने AE हो गया, ठीक है। बटा का चिन्ह दे दिए, इधर भी बटा से। अब नीचे क्या हो गया, DB हो गया, नीचे क्या हो गया, DB हो गया। BD लिखा है, DB लिखा बात। इधर से क्या हो गया, EC हो गया, इधर से क्या हो गया, EC हो गया। एक ये हो गया, यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकला, ठीक है, एक निष्कर्ष ये निकला। दूसरा निष्कर्ष भी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दूसरा निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, AD, इधर भी AE, ठीक है, दूसरा AD और AE, ठीक है, बटा में ये पूरा, बटा में पूरा क्या, AB, बटा में पूरा, ठीक है, बटा में पूरा AB, और इधर से बटा में क्या है, जब इधर का पूरा है तो इधर का ही पूरा, ठीक है, ये क्या हो गया, पूरा, ये हो गया। तो AD बटा AB
ए डी बटा ए बी पूरा बराबर उधर से ए ई बटा ए सी, ए बटा ए सी, मतलब इधर का छोटा बटा इधर का पूरा, इधर का छोटा बटे इधर का पूरा। अब दूसरा तीसरा भी एक है, एक तीसरा भी इससे निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? बी डी, ठीक है, बी डी अब बटा में इधर का पहले बराबर, ठीक है। बी डी के सामने कौन सा है? ई सी है, जिसके सामने वो लिखेंगे। बी डी के सामने ई सी है और पूरा नीचे में क्या हो गया? पूरा ए बी हो गया, ठीक है, और इधर का पूरा क्या हो गया? ए सी हो गया। तो ये हमारा थेल्स थ्योरम हो गया, या इसको हम लोग बीपीटी भी सेट में बोलते हैं, मूल अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी इसको हम कहते हैं। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है? मध्य बिंदु प्रमेय हमारा क्या है? एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? बीपीटी का ही स्पेशल केस है थेल्स थ्योरम का, कि जब यह जो है डी और ई जो है, डी ए बी का मध्य बिंदु हो और ई क्या है? ए सी का मध्य बिंदु हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ए डी बराबर बी डी हो जाएगा। क्या होगा? ए डी बराबर बी डी हो जाएगा और ए ई बराबर ई सी हो जाएगा, ठीक है। तो यह पहले से है, और है तो क्या होता है? तब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? डी समांतर बी सी हो जाएगा। क्या होगा? डी समांतर बी सी होगा और डी जो होगा बी सी का आधा होगा। यानी कि मध्य बिंदु पर में मिड पॉइंट थ्योरम यह कहता है कि अगर भी कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा किसी दो रेखाओं को, कोई एक रेखा किसी दो रेखाओं को बराबर बांटती है, बराबर अनुपात में बांटती है, तो वह रेखा क्या होगा? तीसरी रेखा के समांतर होगी और उसकी आधी भी होगी। यहाँ पे क्या है कि डी जो है वह ए बी को और ए सी को अगर इक्वली बांट रही है, बराबर बराबर बांट रही है, ए बी के मध्य बिंदु डी पर ई है और ए सी के मध्य बिंदु पर ई है, तो डी और ई को मिलाने वाली रेखा डी हो गई, और डी जो है वह बी सी के डी जो है वह ए बी को और ए सी को बराबर बांट रही है, तो डी क्या हो गया? बी सी के समांतर है और डी जो है बी सी के आधी भी है। यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है, या मध्य बिंदु प्रमेय भी है, ठीक। अब ये हो गया कुछ प्रमेय, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं त्रिभुज में जानने वाली, ठीक है। उसमें है क्या? सर्वांग समता। सर्वांग समता, इसको हम लोग कहते हैं कन्ग्रुएंसी। कन्ग्रुएंसी, ठीक, कन्ग्रुएंसी। अब कन्ग्रुएंसी ठीक है। कन्ग्रुएंसी नाम यहाँ क्लियर है, नाम से क्लियर है कि सर्वांग समता। इसको अगर हम लोग, ठीक है, सर्वांग समता या सर्वांग सम, ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो एक होगा सर्व, फिर जो हो जाएगा अंग और होगा सम, ठीक है। सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, तीन शब्दों से मिलकर बना है सर्वांग सम, ठीक है। सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, सर्व जोड़ अंग अजोड़ सम, मतलब सर्व मतलब सब, ठीक है, सर्व मतलब सभी, सभी अंग सम, यानी कि सभी अंग बराबर हो, उसी को सर्वांग सम बोलेंगे। यानी कि जिसका सभी अंग समान होगा उसको हम लोग सर्वांग सम बोलेंगे। जिसका सब अंग एक दूसरे के समान हो, वैसा त्रिभुज वैसा दो त्रिभुज जिसका सभी अंग एक दूसरे के समान हो, उसको हम लोग सर्वांग सम बोलेंगे, ठीक। तो इसमें चार कैटेगरी, इसमें क्या है? चार कैटेगरी। पहला क्या है? एस एस एस, एस एस एस, इसको हम लोग भू सर्वांग समता भी बोलते हैं, ठीक है। एस 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 कन्ग्रुएंसी या भू सर्वांग समता। क्यों? क्योंकि अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ए
BC और इधर कोई त्रिभुज दे दिया है DEF, ठीक है, ABC और DEF। तो अगर देखिए, अगर AB बराबर DE, ठीक है, अगर AB बराबर DE, BC बराबर EF, BC बराबर EF और AC बराबर DF, ठीक है, AC बराबर DF, यानी कि जो भी तीन भुजाएँ हैं, ठीक है, संगत भुजाएँ अगर बराबर होती हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है, संगत भुजाएँ अगर बराबर है, संगत भुजाएँ अगर बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है, तो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा, त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा। दो त्रिभुज का, दो ट्रायंगल का अगर संगत भुजाएँ बराबर है, ठीक है, संगत भुजाएँ कहने का मतलब क्या होगा? छोटी वाली के, मध्यम वाले के और बड़ी वाले के बराबर हो, तो उसको हम लोग सर्वांग सम बोलेंगे। और यह भुजा सर्वांग समता के अनुसार यह सर्वांग सम होगा। साइड कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, ठीक है। इसमें दूसरा हो जाएगा SAS या भुजा कोण भुजा। अब इसमें हमको क्या करना है? भुजा कोण भुजा में हमारा क्या है? सो देखिए, कोई भी त्रिभुज अगर दे दिया है, ठीक है, AB और यहाँ पे दे दिया है त्रिभुज हमारा DEF, ठीक, दो त्रिभुज दिया हुआ। अब दो त्रिभुज दिया हुआ, इसमें हमारा देखिए, ठीक, यहाँ पे ये, ठीक, तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि अगर दिया हुआ है क्या, ये इसके बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। यानी कि अगर BA बराबर है ED, ठीक है, उसके बाद AC बराबर है DF, ठीक है, AC बराबर है DF और कोण A बराबर है कोण D, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम कहेंगे। भुजा कोण भुजा कहने का मतलब, या साइड एंगल साइड कहने का मतलब कि जो भुजा है उससे जुड़ी हुई कोई एक भुजा और उन दोनों के बीच का कोण। भुजा कोण भुजा यानी कि भुजा उससे जुड़ी हुई एक दूसरी भुजा और उन दोनों भुजाओं के द्वारा बना कोण, फिर दूसरे त्रिभुज की भुजा और उससे जुड़ी भुजा और दोनों के बीच के कोण के बराबर होता है, तो वह दोनों त्रिभुज जो होता है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि इसमें जो है हमारा त्रिभुज अगर बना हुआ है तो
तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, सो हमको देखिए कि अगर कोण B बराबर है कोण E के, ठीक है, उसके बाद BC बराबर है EF, BC बराबर है EF, और कोण C बराबर है कोण F, कोण C बराबर है कोण F के। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो एक कोण दूसरे के बराबर है, दूसरा कोण दूसरे के बराबर है, और बीच की भुजा बराबर है। तो ऐसा अगर होता है तो भी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। मतलब एक कोण बराबर है उसके पहले कोण के, दूसरा कोण बराबर है उसके दूसरे कोण के, और बीच की भुजा जो है वह बराबर है, तो यह भुजा कोण भुजा कोण या ASA क्राइटेरिया से यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चौथा है समकोण कर्ण भुजा या RH। समकोण कर्ण भुजा में क्या कहता है कि अगर जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, दोनों समकोण। त्रिभुज हमारा समकोण है, दोनों त्रिभुज दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम रख दिया हम कुछ भी, ABC, इसका नाम हो गया DE और इसका नाम F, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कहता है समकोण कर्ण, ये B बराबर है E के, ठीक है, कोण B बराबर है कोण E के, ठीक है, कोण B बराबर है कोण E के, और कर्ण, ठीक है। तो AC बराबर है DF, समकोण कर्ण, ठीक है। समकोण तो दोनों में समकोण है तो बराबर हो गया, और उसके सामने का भुजा कर्ण भी बराबर है, ठीक है, समकोण भी बराबर है और कर्ण भी बराबर है, ठीक है। और कोई भी एक भुजा, बचा हुआ भुजा ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर है, कोई भी एक बराबर हो जाए, तो मान लेते हैं कि BC बराबर है EF के, तो BC बराबर है EF। तो इस केस में भी क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, इस केस में भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जब भी किसी दो समकोण त्रिभुज में क्या है, उसका कर्ण और एक दूसरी भुजा बराबर होती है, तो वो दोनों आपस में सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि समकोण है तो दोनों में समकोण ही, तो समकोण कोण तो बराबर हो गया, समकोण कर्ण दोनों का बराबर हो गया, दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया, और दूसरी एक भुजा यानी कि एक और साइड बराबर हो गया, तो वह RHS कॉन्ग्रुएंसी या समकोण कर्ण भुजा कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता से सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है सर्वांग सम लिखने के लिए एक सिंबल का प्रयोग होता है, ठीक है, उसको हम लोग सर्वांग समता का सिंबल कहते हैं। अगर त्रिभुज ABC सर्वांग सम का चिन्ह होता है बराबर के ऊपर ऐसा चिन्ह, त्रिभुज DE ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। एक और चीज़ का, ठीक है, तो ये हो गया सर्वांग समता, ठीक। अब हम लोग जानेंगे सर्वांग समता के बाद समरूप, ठीक है, त्रिभुज समरूप सिमिलरिटी, ठीक है, समरूप या सिमिलरिटी, ठीक है। समरूप, सम मतलब बराबर और रूप मतलब आकार, ठीक है, ठीक है। समरूप डिजाइन एक जैसा, ठीक है, बनावट एक जैसा हो, लेकिन लंबाई चौड़ाई बराबर होना जरूरी नहीं है। बराबर होगा तो क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम और समरूप में अंतर ये है कि सर्वांग सम में सभी अंग समान होगा, कि डिजाइन भी एक होगा और उसका लंबाई चौड़ाई भी एक जैसा होगा, लेकिन समरूप में क्या होगा,
कि डिजाइन एक जैसा होगा लेकिन लंबाई चौड़ाई एक जैसा नहीं होगा। मान लीजिए इसको समझने के लिए कैसे कर सकते हैं कि सब वृत्त जो होता है, सब वृत्त एक दूसरे के समरूप है, सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप है, क्योंकि वृत्त का डिजाइन एक जैसा है, ठीक है, लेकिन सभी वृत्त एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकते, ठीक है। और उसी प्रकार सभी वर्ग एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन सभी वर्ग एक के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि उनका भुजा अलग अलग हो सकती है, ठीक। तो समरूप और सर्वांगसम में यही अंतर है कि अगर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है तो दूसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होगा, तभी वो सर्वांगसम होगी, ठीक है। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दूसरे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर हो सकता है, लेकिन 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग 5 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले वर्ग के बराबर नहीं हो सकता है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सर्वांगसम और समरूप में मुख्य अंतर यही हो गया कि सर्वांगसम में सब कुछ समान, रूप भी एक जैसा और आकार प्रकार भी एक जैसा, लेकिन समरूप में क्या है, रूप एक जैसा है लेकिन आकार प्रकार एक बराबर नहीं है, इसी को हम लोग समरूप कहेंगे, सिर्फ रूप समान है, ठीक है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब बराबर नहीं है, ठीक। तो इसको देखने के लिए त्रिभुज की समरूपता में क्या है कि 2 गुण होना चाहिए। पहला गुण क्या है, पहला गुण क्या है कि कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, कोण बराबर होना चाहिए, सभी कोण बराबर होना चाहिए, कोण बराबर, ठीक है, सभी कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, सभी कोण बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, भुजाओं का अनुपात, बराबर होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, ठीक, कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि कोई भी 2 त्रिभुज है, कोई भी 2 त्रिभुज है तो उसका अगर त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है, तो त्रिभुज ए बी सी डी एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ है। इसके साथ साथ और क्या चीज़ है, इसके साथ साथ और भी चीज़ क्या है, यहाँ पे ए बी बटा टी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा एफ डी, माने तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तीनों कोण बराबर है और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तब वो त्रिभुज आपस में समरूप होगा। और उसको हम लिखते कैसे हैं, तो त्रिभुज ए बी सी और समरूप का साइन होता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, तो त्रिभुज समरूप है डी ई एफ के, ये हमारा समरूपता का मुख्य गुण हो गया, तरीका हो गया, ठीक है। अब इसमें भी जैसे उसमें 4 होता था, इसमें भी 4 ही है, ठीक है, इसमें भी 4 ही है, और क्या क्या है सो हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है, ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया, एस ए एस, ठीक है, एस ए एस, या इसको हम लोग बोलते हैं भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा भुजा भुजा, ठीक है, भुजा भुजा भुजा। तो अब भुजा भुजा भुजा, अब यह अगर, ठीक है,
तीन भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है, ठीक है, तीन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ठीक है, दो त्रिभुज दिया हुआ है, तो हमारा ये जो भुजा 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 समरूपता क्या कहता है कि अगर तीनों का भुजाओं का अनुपात AB/DE बराबर BC/EF बराबर CA/FD है। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, ठीक है, अगर बराबर है तो यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इस से यह क्या हो जाएगा, इस समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ऐसा क्यों होगा कि पीछे हम पढ़े हैं कि जो बड़ी कोण होती है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, जो छोटी कोण होती है उसके सामने की भुजा छोटी होती है। यहाँ पे चूँकि अनुपात बराबर है, अनुपात अगर बराबर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, और इसलिए भुजा भुजा समरूपता से यह त्रिभुज क्या होगा, दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है SAS यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब इसमें ये कहता है, इसमें ये कहता है, इसमें ये, अब यहाँ पे हम देखिए ऊपर वाले त्रिभुज से उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि अगर ऊपर वाले त्रिभुज से उदाहरण ले तो क्या होता है कि ABC है और DEF। इसमें क्या कहता है कि भुजा कोण भुजा, तो अगर कोई भी कोण मान लेते हैं कि कोण B बराबर है कोण E के, ठीक है, कोण B बराबर है कोण E के, और इस कोण की बनाने वाली भुजाओं, इस कोण की बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, ठीक है, बराबर हो, यानी कि बनाने वाली भुजा क्या हो गया, BC/EF बराबर है BA/ED, ठीक है। तो कोण B बराबर है कोण E के, और इन दोनों कोण की बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो ये त्रिभुज जो होते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से समरूप होते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता से समरूप होते हैं, ठीक। तीसरा है C हमारा क्या है, AAA या कोण कोण कोण, ठीक है, कोण कोण कोण। अब ये कहता है कोण 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 समरूपता ये कहता है कि अगर कोण A बराबर है कोण D के, ठीक है, अगर कोण A बराबर है कोण D के, फिर कोण B बराबर है कोण E के, और फिर कोण C बराबर है कोण F, यानी कि तीनों कोण आपस में, संगत कोण आपस में बराबर हो गए। तीनों कोण बराबर हो गए तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो जो पीछे हम पढ़े थे कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज ही अलग अलग है, तो तीनों कोण बराबर हो गए तो उनकी तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। और इस तरह से अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो वह तीनों कोण बराबर होते हैं, वह त्रिभुज क्या होता है, आपस में समरूप होता है। तीनों कोण अगर बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज कोण 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 समरूपता से या एंगल 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 सिमिलरिटी से समरूप होता है। चौथा जो है
ये इसी का स्पेशल केस है। इसको हम लोग ए या कोण समरूपता भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कि अगर दो कोण बराबर है, ए बराबर है डी के और कोण बी बराबर है कोण ई के, त्रिभुज के, अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये इसी का एक स्पेशल केस है कि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर ही हो जाएगा। तो अगर सिमिलर दो कोण भी दिया हुआ है तो भी हम उसका उपयोग करके बना सकते हैं कि दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया, तीन कोण बराबर हो गया तो वह क्या हो गया, वह समरूप त्रिभुज हो गया। तो ये हो गया। अब एक गुण है इसमें, एक गुण ये है कि जो भी समरूप त्रिभुज होता है, ठीक है, जो भी समरूप त्रिभुज है, जो भी समरूप त्रिभुज है, अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, अगर त्रिभुज समरूप है ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का, तब क्या होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, बराबर है, ये आपको याद है, बराबर क्या है, ए बी बटा डी के स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर, यानी कि बराबर है, ठीक है, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद सी ए स्क्वायर बटा एफ बी स्क्वायर, ठीक है, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर, ठीक है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, ठीक। उसके बाद ए डी नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग के अनुपात का वर्ग ठीक है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग ठीक है, और शीर्ष लंब शीर्ष लंबों के अनुपात का वर्ग, ठीक है। तो ये सब के बराबर होता है, यानी कि जो भी समरूप दो त्रिभुज है, जो दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वह भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है और शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरह से इस लेक्चर में यहाँ तक ही था। अब आगे हम लोग जब क्वेश्चन वाला होगा तो उसमें क्वेश्चन देखेंगे।